जय भीम। सम्मानित साथियों को, साथियों पूर्व की भांति हम लोग आज फिर आपके बीच में नया विषय लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी साथियों को जानकारी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से कि बसपा का बूथ कैसे करें मजबूत, ये हम लोग विषय लेकर के आपके बीच में साथियों पहुंचे हैं। हम 3 स्टेप में अपनी बात रखेंगे। उस पर आओ आप एक्टिव, उसको छोड़ो। हम लोग 3 बिंदु पर साथियों अपनी बात रखेंगे। तो अपनी बात को रखने से पहले सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए, आप सभी साथियों का स्वागत करते हुए, आप सभी साथियों से साथ में मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करते जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसको लाइव सुन सकें। सम्मानित साथियों, तो आज के जो हमारे टॉपिक रहे हैं उसको मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं। ज़्यादा नहीं है, अब की बार हम लोग बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे। हम लोग अगर साइड दो ना, अगर साइड दो, ये सबसे पहले हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये मान्यवर साहब कांसीराम जी की तर्ज पे तैयार किया हुआ है कि रीच द वोटर, हमको वोटर के पास कैसे पहुंचना है। इसमें हम साथियों ये बात रखेंगे। आगे ये उसी में हम रीच द वोटर के अंदर हम ये बात रखेंगे। नंबर 2 पे रखेंगे टीच द वोटर, वोटर को जाके हमको क्या क्या बताना है, उसको कैसे टीच करना है, ये बात साथियों हम लोग रखेंगे। उसके अंदर ये जानकारी हम आपको देंगे। आगे सर, और उसके बाद में कास्ट द वोट, वोट को डालना कैसे है, डलवाना कैसे है, किस प्रकार से बीएसपी के पक्ष में वोट को डलवाना है, ये सारी बातें हम आपके बीच में रखेंगे। और साथियों ये बताते हुए हम लोग निष्कर्ष पे हम लोग जाएंगे बहुत जल्दी। शॉर्ट में लगभग हम लोग आधा घंटा 40 मिनट के अंदर साथियों हम लोग अपनी बात को हम लोग समाप्त करेंगे। तो साथियों हम लोग, मैं पुनः आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जो साथी जुड़ चुके हैं वो साथी वीडियो को शेयर करते जाएं इस लाइव कार्यक्रम को, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा साथी इसको लाइव सुन सके। साथियों मैं विषय आपको फिर से बता दूं, विषय हमारा रहेगा बसपा का बूथ कैसे करें मजबूत। यहाँ पे नाम सीधा बसपा लिखा गया है, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि अपना बूथ कैसे करें मजबूत, वो कॉमन होता है, वो सबके लिए होता है। ये स्पेसिफिक है, बसपा का बूथ कैसे करें मजबूत, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, उसको लेके साथियों हम आपके बीच में आए हैं। लो आगे, टीच द वोटर, टीच द वोटर, हमको साथियों किस प्रकार से टीच करना है, अपने वोटर को क्या क्या बताना है। हम साथियों ये बातें, रीच द वोटर, सॉरी रीच द वोटर, वोटर के पास हमें कैसे पहुंचना है। साथियों एक बात ध्यान रखें, मुख्य रूप से नौजवान साथी, जो मैच्योर साथी हैं, पुराने साथी हैं, वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नया हमारा साथी जो मिशनरी बनना चाहता है और कैडराइज बनना चाहता है और मूवमेंट में काम करना चाहता है, बीएसपी को मजबूत करना चाहता है, उन नौजवान साथियों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। उन्हीं को संदर्भ में रखते हुए साथियों हम लोगों ने आज का ये कैडर तैयार किया है। नंबर 1, जब आप रीच करते हैं, वोटर के पास जाते हैं, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, आसपास में, तो सबसे पहले आपको हो सकता है अपमान आपको सबसे पहले झेलना पड़ेगा। ये चीज आपको सबसे पहले अपने पास रखनी होगी कि भाई मेरा अपमान भी हो सकता है। यहां से ही साथियों शुरू होती है। जब आप अपना काम करने के लिए निकलते हैं, मुख्य रूप से सोशल फील्ड में आप काम करने के लिए निकलते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सम्मान को ताक पर रखना होगा। वो बाद में मिलेगा आपको सम्मान, लेकिन पहले आपको अपमान को झेलना पड़ेगा और सम्मान को आपको खुंटी पे टांगना पड़ेगा, तब जाके साथियों आप निकल पाओगे अपने घर से। क्योंकि हालांकि जब आप किताब पढ़ते हैं, बाबा साहब की एनहेरिटेशन ऑफ कास्ट बुक को पढ़ते हैं, तो उस सबसे पहले चैप्टर में यही बात कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे पवित्र काम जो होता है वो समाज के लिए सेवा करने का काम होता है। तो आपको साथियों, आपको अपमान को सबसे पहले आपको इस पे ध्यान देना होगा कि अगर मेरा अपमान भी होता है तो तब भी मैं घर बैठने वाला नहीं हूं, मैं वापिस आने वाला नहीं हूं, हिम्मत तोड़ने वाला नहीं हूं। सम्मानित साथियों, इसके लिए साथियों हम कहना चाहते हैं, लोगों ने कहा, विद्वान लोगों ने कहा है, सम्मान पाना है तो अपमान सहन करना सीखो। सम्मान पाना है तो अपमान सहन करना सीखो। बिना अपमान
सहन किए आप कभी सम्मान नहीं पा सकते। और ये हमारे मूवमेंट की विशेषता रही है, सोशल फील्ड की ये विशेषता रही है सम्मानित साथियों, कि जो इस मूवमेंट में कुछ देने के लिए आता है वो यहां से कुछ लेकर के जाता है, और जो इस मूवमेंट से कुछ लेने के लिए आता है मात्र, वो इस मूवमेंट में बर्बाद होकर के जाता है। तो आपको सम्मानित साथियों इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको सबसे पहले अपमान को पीना होगा, अपमान का घूंट पीना होगा, और सम्मान आपको बाद में मिलेगा। हेजिटेशन को साथियों आपको दूर रखना होगा। हेजिटेशन दूर कैसे होता है? हेजिटेशन का दूर होने के कई कई मोड होते हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मोड जो होता है, जितनी आपके पास जानकारियां ज्यादा होंगी उतनी आपके अंदर बोल्डनेस आएगी, और जितनी आपके अंदर बोल्डनेस आएगी उतनी आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जिन लोगों के कारवा को आप लेकर के चल रहे हैं उनकी बेसिक जानकारी सम्मानित साथियों आपको होनी चाहिए। उसके बाद जब आपके पास जानकारी होगी तो आप किसी दूसरे के सामने अपनी बात को रखने से डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर ये शख्स मुझसे सवाल पूछेगा, जिसको बिंदु को लेकर के मैं इसके बीच में जा रहा हूं, अगर ये मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं उसका जवाब देने की मेरे पास मटेरियल है। अगर ये पता चल गया कि आप सामने वाले के सामने जो मैं बात रख रहा हूं, अगर उसने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो फिर आपके अंदर हेजिटेशन आ जाएगी, आपके अंदर झिझक आ जाएगी। तो आपको घर से तैयार होकर के निकलना है सम्मानित साथियों। महापुरुषों की किताबों को पढ़ना है, और भी बहुत सी किताबें हैं, सोशियोलॉजी की किताबें हैं, पॉलिटिक्स की किताबें हैं, विभिन्न प्रकार की किताबें हैं। जितना आपके पास अच्छा मटेरियल होगा उतनी आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। साथियों नंबर 2 पे जब आप गांव के बीच में जाते हैं सम्मानित साथियों, तो आप लोगों को दूसरे नंबर की बात जो आप, क्योंकि बूथ से संबंधित बात है, ये मान्यवर साहब कांसीराम जी के द्वारा चलाया गया एक ट्रेंड था जो सबसे पहले इस देश में साहब कांसीराम जी ने चलाया, जो हम बात आगे रखेंगे। रिकॉर्ड होना चाहिए सम्मानित साथियों आपके पास अपने बूथ का, जहां पे आप काम कर रहे हैं। हर एक आदमी का किसी न किसी बूथ से संबंध होता है, उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि उस बूथ पर किस किस समाज के लोग हैं, कितना कितना उनका वोट है, टोटल वोट कितना है। ये बातें साथियों आपको जानकारी होनी चाहिए। वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि साथियों ये कोई जाति विशेष का मामला नहीं है, ये सब समाज का मामला है। अब बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी है, तो सभी समाजों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में सामान्य साथियों आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके डाटा आपके पास में होने चाहिए। ये भाई कौन वोट है, कैसे है, जैसा कि हमने आगे बताया। बीएलओ से संबंधित जो जानकारियां हैं, वोट को कटवाना है, जुड़वाना है, ये इस प्रकार की जानकारियां आपके पास सामान्य साथियों होनी चाहिए। ये बात, हाँ साथियों नंबर 3 जो है, व्यवहार आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये उसी का रीच द वोटर में, क्योंकि आप रीच करेंगे जब आप जाएंगे वोटर के पास में, आप समाज के पास जाएंगे, सभी जाति धर्म व्याधि के लोग के पास आपको जाना है, तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। बड़ों के लिए आपके अंदर सम्मान होना चाहिए, छोटों के लिए प्यार होना चाहिए। ये कॉमन बात है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। साहब कांसीराम जी के विचार क्या थे साथियों बूथ को लेकर के? साथियों साहब कांसीराम जी ने कहा कि किसी भी पार्टी की, किसी भी पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, उसका सबसे बड़ा जो बेस होता है वो बूथ होता है। अगर आपने बूथ को जीत लिया तो आप साथियों विधानसभा को जीत सकते हैं, लोकसभा को जीत सकते हो, आप सफल हो सकते हो। तो बूथ पे फोकस करने का काम सबसे पहले मान्यवर साहब कांसीराम जी ने किया। पहले मान्यवर साहब कांसीराम जी से पहले इस देश के अंदर पार्टी के नाम पे सम्मानित साथियों चुनाव लड़ा जाता था। अपने बड़े बड़े मुद्दे हुआ करते थे, नीचे उनका कोई काम नहीं हुआ करता था। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने प्रोग्रामिंग बनाई कि ये लोग हवा में चुनाव लड़ते हैं, नीचे इनका बेस पे कुछ नहीं होता। तो उसके लिए, उसको साथ में काउंटर करने के लिए मान्यवर साहब कांसीराम जी ने, जो सबसे छोटी इकाई होती है संगठन की, बूथ पे जाकर के सबसे पहले बूथ कमेटी बनाने का प्रोग्राम तो जो था वो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने शुरू किया। उससे पहले जो लोग थे वो अपनी पार्टी का चुनाव लड़ते थे और अपने साथ ही उसके समर्थक लोग होते थे। वो प्री प्लान्ड नहीं थे, वो लोग प्री सिलेक्टेड लोग नहीं हुआ करते थे। वो साहब कांसीराम, वो उनसे पहले वो उसी समय जो भी उनके हितैषी लोग होते थे उन्हीं को वो बूथ अध्यक्ष मान देते थे, लेकिन उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी के भारत की राजनीति में आने के बाद साहब कांसीराम जी ने जब समझा तो उनको ट्रेनिंग पहले देनी शुरू करी
क्योंकि उन लोगों के लोग अगर देखा जाए तो वो ट्रेंड पहले से होते थे, वो राजनीति पहले से करते हुए आ रहे थे, उनके मैच्योर लोग हुआ करते थे। हमारे लोग नई राजनीति सीख रहे थे, गरीब लोग नई राजनीति सीख रहे थे। तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने सम्मानित साथियों उनको प्री ट्रेनिंग देना उनको शुरू किया, प्री कैडर उनको देना शुरू किया कि आपको क्या क्या काम करना होगा, ये सब चीजें साथियों। ये इस बारे में साहब काशीराम जी ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है बूथ का, वो मान्यवर साहब काशीराम जी ने भारत की राजनीति में लॉन्च किया था सम्मानित साथियों। अगली बात जो है हम टीच द वोटर, वो हमने रीच के बारे में बताया कि किस प्रकार से आपको रीच करना है वहां पर। अब साथियों यहाँ पे आपको टीच करना है, बताना क्या क्या है। आपको मिशन मूवमेंट की जानकारी देनी है। आप जानते हैं मिशन मूवमेंट की जानकारी, आप लोग महापुरुषों के बारे में आपको बताना है। मिशन के लिए किसी आपको गोल है, आपका उद्देश्य है, आपका उसके लिए आपको मूवमेंट करना है, इसको मिशन मूवमेंट कहते हैं। उसकी आपको जानकारी देनी है महापुरुषों की सम्मानित साथियों। दूसरी बात, जो और भी साथी लोग होते हैं उनको आपको देश के बारे में, समाज के हालात के बारे में बताना है। उनको बताना है कि किस प्रकार से अन्य जो पार्टीज हैं वो किस प्रकार से इस देश के अंदर जो है देश को बर्बाद करने की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की सरकार चल रही है, यही काम साथियों कांग्रेस ने भी किए थे। आपको सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये मान्य बहन जी भी कहा करती हैं कि ये लोग जो हैं। इसी प्रकार से साथियों आपको ये बताना होगा कि जो काम आज बीजेपी कर रही है ये काम शुरू किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, और जो इस काम को कांग्रेस करती है वो शुरू किए जाते हैं बीजेपी के द्वारा। तो सम्मानित साथियों कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, ये आपको बताना होगा। इसी प्रकार से जो अन्य जो पार्टीज हैं वो उसी से संबंधित, उन्हीं से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। अब बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से अन्य पार्टी से अलग है ये आपको बताना होगा साथियों। विचारधारा आपको बतानी होगी कि सर्वजन सुखाय सृजन हिताय के आधार पर हमारी पार्टी चलने वाली है। आपको रेफरेंसेस देने पड़ेंगे आपकी पूर्व की 4 बार की सरकार को लेकर के। ये यूपी के बाहर के लोग भी यूपी का उदाहरण देते हैं और देना भी चाहिए। तो साथियों ये चीजें आपको बतानी होंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ द वोट की इंपॉर्टेंस आपको बताना होगा साथियों, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम लोग सोशल मूवमेंट के साथ साथ हम लोग उसके जो संबंधित जो साथ हम लोग जो हैं पॉलिटिक्स हमको करना है। तो आपको वोट की आपको इंपॉर्टेंस बताना होगा कि नेल्सन मंडेला बेवकूफ नहीं थे। जो 27 साल की जो नौजवान अवस्था में 27 साल जेल में रहे अपने समाज के वोट के अधिकार के लिए, वहां के काले लोगों के लिए, वहां के अश्वेत लोगों के लिए, वोट के अधिकार के लिए जिस आदमी ने अपनी पूरी जवानी लगा दी, तो कोई ना कोई तो बात होगी वोट के अधिकार के अंदर। सम्मानित साथियों मानव बाबा साहब ने जो अपने 4 बच्चों की आहुति दे दी, जवान पत्नी को खपा दिया, अपनी पूरी जवानी खपा दी, अपना पूरा दिमाग खपा दिया, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं। इस देश में सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को वोट का अधिकार दिलाने के लिए साथ उन्होंने पूरा संघर्ष किया। तो बताना पड़ेगा कि इतना विद्वान व्यक्ति, इस दुनिया का सबसे मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड ने अगर इसी चीज पे इतना फोकस किया है वोट के अधिकार के लिए, तो कहीं ना कहीं ये ताकत की चीज है। आगे रास्ता भी बताया सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी ने उसको प्रूफ करके भी दिखाया। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है। वोट की कीमत के सामने साथियों आप जानते हैं मान्यवर साहब काशीराम जी कहा करते थे कि वोट की कीमत, वोट की रक्षा आपको इस प्रकार से करनी है जिस प्रकार से आप अपनी बहन बेटी की इज्जत को करते हो। जैसे अपनी बहन बेटी को आप पर्दे के अंदर रखते हो जिससे कि किसी गलत आदमी की नजर उसके ऊपर ना पड़ जाए, ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी वोट को भी सेफ रखना है, दूसरे से छिपा के रखना है, किसी गलत आदमी की नजर उसके ऊपर ना पड़ जाए। ये साथियों आपको बताना होगा। मैंने हम लोगों साथियों यहाँ पे लिखा है कि जो साथी भट्टे पे काम करते हैं, कहीं पे मजदूरी करते हैं, कहीं पे जाके कहीं काम करते हैं, कहीं जाके अपने जीविका के लिए किसी दूसरे प्रदेश में चले गए हैं, आपको उनको भी बताना है कि भाई इस दुनिया में सबसे कठिन जो सबसे बड़ी जो आप जो यहाँ से जो वहां तक जा रहे हो, रोजगार के अभाव में जा रहे हो, ये सारी की सारी सत्ताधारी पार्टी जो कांग्रेस बीजेपी की रही हैं केंद्र में, उनकी वजह से ये हुआ है। उनके खिलाफ अगर आपको 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का अगर आप समय नहीं निकाल पाओगे तो आप को हम 1 लाख रुपए में खरीद नहीं सकते। लेकिन ये चालाक किस्म के लोग हमारे गरीब समाज के लोगों की, सभी जाति धर्म बिरादरी के गरीब समाज के लोगों की वोट को किस प्रकार से खरीदते हैं, यहाँ पे साथियों उसका जिक्र करना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। साथियों बूथ कमेटी का गठन
ये पार्टी के लोग करते रहते हैं। आपको भी इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि साथियों ये पार्टी से संबंधित ही कार्यक्रम है। बूथ कमेटी, वहाँ पे कितने लोग हैं, कितने बहन जी ने इंस्ट्रक्ट किए हैं, कितने लोग के बारे में बताया है, 7 लोग के बारे में बताया है, कई 12 लोग के बारे में बताया है। आगे आपको जानकारी मिलेगी कि इस समय बहन जी का जो मैंने जिस समय मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, बहन जी के आशीर्वाद से, तो तब कितने लोग बताए थे ये साथियों, उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग बहन जी ने दी थी। उस पर हम लोग 50% भी हम लोग अगर काम कर लेते तो हम लोग आराम से सरकार बना सकते थे। ये हमारी थोड़ी सी भूल रहती है, बहन जी को हमको फॉलो करना चाहिए सम्मानित साथियों। तो ये जो चीज़ें हैं हमने टीच द वोटर, आपको इस बात को समझाना पड़ेगा कि वोट की क्या कीमत होती है सम्मानित साथियों। तो इसलिए साथियों मेरा आप लोगों से निवेदन है, आपको जब समझाएंगे आप लोग उसको, जब आप वोटर को समझाओगे तो आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो उनका लेवल आपको ध्यान रखना होगा कि किस लेवल के वे लोग हैं, उनके स्टैंडर्ड क्या है, उनके ब्रेन का स्टैंडर्ड क्या है। साथियों इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि उदाहरण के लिए आपने किताबें पढ़ी, आपने महापुरुष की किताबें पढ़ी, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, जब हमारे साथी किताबें पढ़ते हैं तो एकदम से दूसरों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों की दूसरे के साथ में कोई आस्था होती है उसको एकदम काउंटर करना शुरू कर देते हैं। अब साथियों आपको समझना पड़ेगा, जिसको आप समझाने के लिए जा रहे हैं आपको इस बात को मानना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अब साथियों हम समझाते हैं, आपने किताबें पढ़ी महापुरुषों की, आपके ब्रेन का स्टैंडर्ड यहां तक पहुंच गया, आपकी बात जायज है, तो आपको दूसरे लोग बड़े बेकार दिखने लग जाते हैं, या ये बात तो ये लोग तो इनकी बात मानते नहीं है। आप भी नए नए मानने वाले बने हैं, तो उनका जो सोचने का जो स्टैंडर्ड है वो यहां तक है, उनके सोचने का स्टैंडर्ड वो यहां तक है। और जब आपने किताबें पढ़ी तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा हो गया। तो आप जो बात रख रहे हैं आप अपने लेवल पे बात रख रहे हैं। जब आप अपने लेवल पे बात रखते हैं तो उनका स्टैंडर्ड नीचा है और आपका स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया, तो सम्मानित साथियों वो उनके ऊपर से निकल जाएगी, वो स्टैंडर्ड जो है उनके ऊपर से निकल जाएगी। तो सम्मानित साथियों इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा नीचे लेकर के आना है, और नीचे लाने के बाद उसको यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे लगाने के बाद उनको बातें अपनी समझानी है कि भाई पहले मैं भी इसी रास्ते पे चलने वाला था, लेकिन धीरे धीरे मुझे जो बात थोड़ी ये समझ में आने लग गई है, तो उनको धीरे धीरे आपको उठा करके ऊपर की तरफ सम्मानित साथियों लेकर के जाना है। तो ये बात साथियों हमने आपके बीच में रखी कि आपको उन्हीं के लेवल पे जाकर के उन साथियों को समझाना है, ये आपको साथियों ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों अब आपका आता है कास्ट द वोट, वोट को आपको किस प्रकार से कास्ट करना है साथियों। और तीसरी बात, और उसमें जो पीछे जो हमने बात रखी है, एक बात को साथियों आप लोग और ध्यान रखें, जब आप अपने समाज में राजनीति करते हैं तो पीछे वाले चैप्टर में आप लोग एक बात का और ध्यान रखें, जो साथियों यहां पे हम लोग लिखना भूल गए हैं, कि समाज से नेता और नेता से समाज। अन्य जो लोग हैं वो लोग समाज से नेता बनते हैं, जैसा उनका समाज होता है वैसे ही वो नेता निकल के आते हैं सामान्य साथियों। लेकिन जो गरीब लोग इस देश में राजनीति करना चाहते हैं, कमजोर लोग इस देश में राजनीति करना चाहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को समझाना और समझना चाहते हैं, उनको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि और जो मजबूत लोग हैं वो अपने समाज के हिसाब से नेता तैयार करते हैं, लेकिन कमजोर लोगों को, नेता को अपने हिसाब से समाज तैयार करना होता है। और लोगों में कोई दिक्कत नहीं है सामान्य साथियों, वो लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, उनका समाज उसको देख लेगा, वो अपने समाज के पीछे उनकी ताकत होती है। लेकिन जो कमजोर वर्ग जो होते हैं, जो इस देश में राजनीति करना चाहते हैं सम्मानित साथियों, उनको वो नेता है, उनके पीछे समाज है, वो देखते हैं कि कुछ प्रोटेक्शन इस समाज हमको देगा, तो वहां पर समाज की तरफ से नेता बनता है। यहाँ पे नेता अपने हिसाब से समाज को तैयार करता है। यहाँ पे बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, गरीबी होती है, लाचारी होती है, परेशानियां होती हैं, एट्रोसिटीज होती हैं, तो आपको अपने समाज के हिसाब से डिसीजन लेने होते हैं। वहां के जो नेता हैं वो अपने समाज, वो जो डिसीजन लेते हैं वो समाज के हिसाब से ले लेते हैं, वो कुछ भी कर जाते हैं, लड़ भिड़ जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन आपको अपने समाज के हिसाब से डिसीजन लेना, आपका लिया हुआ डिसीजन का इंपैक्ट आपके पूरे समाज पर पड़ता है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं जब पूना पैक्ट पे जब बाबा साहब गांधी जी के सामने जब फंस गए थे, तब ये पता चला था कि ये समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो बाबा साहब को डबल वोट के अधिकार को त्यागना पड़ा और एक वोट के अधिकार पे थोड़ा सा जो कंप्रोमाइज था उसमें वो करना पड़ा। क्यों?
क्योंकि नेता को अपने समाज के हिसाब से डिसीजन लेने होते हैं। आप तो मजबूत हैं, आप तो वहां लड़ जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे जाने के बाद समाज में, गांव में कोई प्रॉब्लम ना आए, इन दो समाजों के बीच में कोई संघर्ष पैदा ना हो पाए। तो आप अगर जा रहे हैं तो वहां पे ऐसे डिसीजन लेकर के आए, ऐसे वहां समझा करके आए आप लोग, जिससे कि बाद में उन दोनों समाजों के अंदर प्यार बढ़ जाए। आपको लगता है कि यहाँ पे क्षत्रिय समाज यहाँ पे मजबूत है और यहाँ पे हमारे ऐसे समाज से संघर्ष है, कोई बात बन गई है, तो आप उनके बारे में पक्ष में बता करके आए। यही टीच द वोटर होता है। आप बता के आए कि असली क्षत्रिय वो है जो गरीबों की रक्षा करे, कमजोरों की रक्षा करे, वो क्षत्रिय की डेफिनेशन में आता है। उस पर वे लोग तैयार हो जाएंगे, आगे फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर आपकी बात चल निकलेगी। तो ये बात सम्मानित साथियों आपको ध्यान रखना है। जब आप टीच करेंगे वोटर को, इस हिसाब से साथियों आपको समझाना है कि कंट्रोवर्सी में ज्यादा पढ़ने से हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों ये टीच द वोटर में हमने साथियों अपनी बात रखी है। साथियों कास्ट द वोट, वोट को आपको कास्ट करना, कैसे करना है ये साथियों आपको समझना पड़ेगा। बसपा का बूथ अध्यक्ष बना या नहीं, ये उस दिन की बात है जिस दिन आपका वोट पड़ेगा। आप काम करते हो, आगे आप रीच किया अपने वोटर के पास, आपने टीच किया उसको, उसके बाद वोट पढ़ना है। साथियों अब की बार हम लोग बहुत शॉर्ट रखेंगे, हम लोग उसको फिर वोट को पढ़ना है। ये उसी दिन की बात है जिस दिन आपका वोट पढ़ना है। क्या क्या आपको काम करना है, आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसका बूथ अध्यक्ष बना है या नहीं बना है। बूथ अध्यक्ष होता कौन है, ये एजेंट की बात है। ये एजेंट बनता है, ये पार्टी की तरफ से एजेंट बनता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है पार्टी का, वो पूरी पार्टी की पावर रखता है अंदर। जैसे कांग्रेस के अगर वहां पे एजेंट बनते हैं, बीजेपी के एजेंट बनते हैं, समाजवादी के एजेंट बनते हैं, निर्दलीय लोगों के एजेंट बनते हैं, ऐसे अंदर जहां पर जिस बूथ पे जहां वोट पड़ती है उसमें जाकर के साथियों हमारे बहुजन समाज पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एजेंट बना है या नहीं बना है, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना होगा। उसके पास बहुत पावर्स होती हैं, वो साथियों आप लोगों को बतानी पड़ेगी। बूथ अध्यक्ष आपका बन गया जिस दिन वोट पड़ रही है, उसके बाद आपको उसके अधिकारों की और उसके कर्तव्य की उसको साथियों उसको जानकारी होनी चाहिए कि वोट को अगर वो चैलेंज कर देगा तो वो वोट, जैसे कि वो लिस्ट में उसका नाम है या नहीं, कहीं वो फर्जी वोट तो नहीं है, तो इस प्रकार के साथियों आपको अगर उसने चैलेंज कर दिया बीएसपी की तरफ से तो वोट डलने से रुक जाएगा। तो उस हमारे एजेंट के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये गाइडलाइन जो है उसको पता होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बूथ पे कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। आपको साथियों इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बूथ पे कोई दिक्कत ना आए। बूथ के बाहर आपका बस्ता लगा हुआ है या नहीं, ये बात साथियों आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बस्ता जो होता है उससे माहौल बनता है। बस्ता उसे कहते हैं कि जो अपने झंडा लगा करके कुछ दूरी पे, कुछ निश्चित दूरी पे, जो कि गाइडलाइन होती है चुनाव आयोग की, बूथ से, स्कूल से थोड़ा सा दूर रह करके बस्ता लगाया जाता है, जहां पे अपनी पार्टी का झंडा लगा हुआ होता है। आपके वहां पूरी की पूरी बूथ कमेटी, आपके बूथ की पूरी लिस्ट होती है वहां पर लगी हुई, और साथियों वहां पर साथियों और लोग आते हैं अपने वोट को मैच करते हैं। वो अंदर की लिस्ट होती है, चुनाव आयोग की लिस्ट होती है। अगर वो लिस्ट बाहर मिल जाएगी, उनका नाम बाहर मिल जाएगा, तो उसी का नाम अंदर भी साथियों मिलना कंफर्म होता है। तो इसलिए वो जो है बाहर बस्ते लगने से माहौल बनता है, और पार्टी के लोगों के बस्ते लगे हुए हैं, आपका बस्ता नहीं लगा हुआ है, तो अगर वो अपना भी वोटर है, वो अपने मोहल्ले से निकलता है, स्कूल से थोड़ी दूर पे जाके देखता है कि कांग्रेस का झंडा लगा है, वहां की बूथ पे उसके लोग बैठे हुए हैं, बीजेपी के बैठे हैं, अन्य के बैठे हैं, हमारे के नहीं बैठे हैं, तो साथियों उसका दिमाग बदल सकता है, उसका दिमाग बदल सकता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। हालांकि आपको पहले उसको बहुत मजबूत करना होगा, उसका दिमाग ना बदले, लेकिन फिर भी आपको बस्ता लगाना साथियों बहुत जरूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि बूथ के बाहर, स्कूल के बाहर आपकी पार्टी का, बीएसपी का बस्ता लगा हुआ है या नहीं, ये हमारे नौजवान साथियों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, एक इंपॉर्टेंट बात जो साथियों आपको पता होना बहुत जरूरी है, जहां से आपका जो मूवमेंट है, वो वोट का जो मामला है, ये साथियों आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए आपका जो है
जो आपका टाइम है वोट डालने का, मान लीजिए 7 बजे का टाइम है गवर्नमेंट का, चुनाव आयोग का जो टाइम है वो 7 बजे का टाइम है, तो सम्मानित साथियों आपको करना क्या है, ये बात साथियों समझना बहुत जरूरी है। आप जिस दिन आपका वोट पड़ता है उससे एक दिन पहले, जिस दिन आपका वोट पड़ता है, जो साथी इसमें इंटरेस्टेड हैं मैं उनकी बात बता रहा हूं, 10-20 लोग जो भी एक बूथ पर तैयार हो सकें, तो उनको करना क्या है, उनको सम्मानित साथियों जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन एक दिन पहले जो रात होती है, जिस दिन वोट पड़ेगा उससे एक दिन पहले जो रात होती है, उस रात में जब वो खाना खाता है, तो जो भी उसकी बहन हो, उसकी मम्मी हो, उसकी बुआ हो, दादी हो, कोई भी हो, जो भी उसको खाना बना करके खिलाती है, आपको रात को खाना खाते समय अपनी मम्मी से, अपने जो खाना बना रही है उससे आपको बोलना होगा, उसी समय एक रात पहले, वोट पड़ने के एक रात पहले आपको उनसे बोलना होगा कि मम्मी मैं अब तो खाना खा रहा हूं, मेरा सुबह का खाना भी आप अभी तैयार कर दीजिए, जो सुबह जो मैं खाना खाऊंगा उसको आप अभी तैयार कर दीजिए, क्योंकि मैं सुबह आपके खाने का इंतजार नहीं करूंगा। क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम जी को साथियों हमको यहाँ पे फॉलो करना होगा, समझना होगा। उस शख्सियत ने 3-3, 4-4 दिन की सूखी रोटी में जो पपड़ी बन जाती थी उसको पानी से हटा करके, उस फफूंदी को पानी से हटा करके, सम्मानित साथियों उस शख्सियत ने उसको पानी में डुबो करके, उसको जब पानी में डुबो के जब वो थोड़ी मुलायम सी हो गई थी वो रोटी, सूखी हुई रोटी, उसको खा करके उस शख्सियत ने इस मूवमेंट को यहां तक पहुंचाया है। 4-4 दिन पुरानी रोटी उस शख्सियत ने खा करके यहां तक पहुंचाया है। सम्मानित साथियों, बिस्कुट अगर गिर जाता था, जो पार्ले जी का बिस्कुट मिलता था, तो उस गिरे हुए बिस्कुट को उठा करके वो शख्सियत खाता था, प्लेट में रखे हुए बिस्कुट को नहीं खाते थे, वो ये उसको खाते थे। लोग कहते थे कि साहब ये आप क्या कर रहे हो? बोले मैं ठीक कर रहा हूं, बोले मैं ठीक कर रहा हूं, क्योंकि साथियों उनको पता थी, वो बोलते थे कि ये मेरे गरीब समाज के खून पसीने के पैसे से आया हुआ बिस्कुट है। इसलिए सम्मानित साथियों आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब वो शख्सियत जमीन पे गिरी हुई चीज को उठा के खा सकते थे, जब वो शख्सियत 4-4 दिन पुराना खाना खा सकते थे, तो क्या हम एक रात 10-12 घंटे या 4-6 घंटे पुराना खाना नहीं खा सकते? तो आपको अपनी मम्मी से, अपनी चाचा, जो भी आपको वो खाना बना रहे हैं, चाची लोग, उनको आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा खाना आप अभी बना दीजिए। और साथियों सुबह उठिए, सबसे पहले आप जल्दी उठ जाइए वहां पर परिवार में सबसे पहले, और उठने के बाद सम्मानित साथियों फिर आप उस खाने को खाइए। क्यों? क्योंकि आपको पूरे दिन काम करना है, एनर्जी होनी बहुत जरूरी है। हालांकि मान्यवर साहब कांसीराम जी तो ये कहते थे कि आपको उस दिन व्रत रखना है, लेकिन सम्मानित साथियों मेरा यह मानना है कि जो व्रत कर सकता है वो रखे, और जो भूख को सम्मानित साथियों सहन नहीं कर पा रहा है तो सुबह उठ के खा लो। फटाक से आप 4 बजे उठ जाओ, उठने के बाद फ्रेश हो जाओ, और साथियों आप पानी कम, उस दिन पानी कम पियो, आप लोग रोटी खा लो। पानी पियोगे बार बार पेशाब करना पड़ेगा, रोटी खाओगे एक दिन कोई दिक्कत नहीं, रात को आप लोग, शाम को फिर खाना आप लोग पानी ठीक से पी सकते हो। तो आप खाना खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, पूरे दिन आप एक्टिव रहोगे। तो आप सुबह सुबह उठो, उस रात वाले खाने को खाओ, और खाने के बाद सम्मानित साथियों कुछ नहीं करना आप लोग को। अगर 7 बजे की अगर उसकी टाइमिंग है वोट पड़ने की बूथ पर, तो आप 6:30 बजे या 6 बजे जाके लाइन पे लग जाओ। क्यों लग जाओ 1 घंटे पहले, क्यों लग जाओ आधे घंटे पहले? क्योंकि जिससे कि आपका वोट सबसे पहले पड़ सके, जिससे कि आपका वोट सबसे पहले पड़ सके। जब आप वहां पे वोट डाल के निकलोगे तभी आप दूसरों को बूथ से निकाल पाओगे, गांव के मोहल्ले से तभी आप उन लोगों को निकाल पाओगे। अगर आधा घंटा लेट हो गए, 7 बजे का टाइम है, आधा घंटा आप लेट हो गए तो लाइन बहुत लंबी हो जाएगी, और लाइन लंबी हो जाएगी तो 1 घंटे बाद तुम्हारा नंबर आएगा। कोई लफड़ा हो गया बूथ पे तो बूथ दिक्कत हो जाएगी, आप वहां इल्झे रह जाएंगे। आपको अपना भी वोट डालना है और दूसरों का भी वोट डलवाना है। एक एक वोट की सम्मानित साथियों बहुत कीमत होती है। एक बात बता के सम्मानित साथियों हम लोग अपनी बात को समाप्ति की तरफ लेकर के जाएंगे। 2012 के चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं पहले जाके वोट डालूंगा और उसके बाद जाके मैं लोगों को वोटों को निकालूंगा। तो सम्मानित साथियों मुझसे पहले एक 95 साल की बूढ़ी बुढ़िया
बूढ़ी औरत मुझको बूथ पे खड़ी हुई मिली। 95 साल की बूढ़ी औरत मुझे वहां पर खड़ी हुई मिली, मुझसे पहले वहां पर वो खड़ी हुई मिली। सेकंड नंबर मेरा था, फर्स्ट नंबर उसका था, उस बूढ़ी औरत का, हमारी अम्मा का फर्स्ट नंबर था। तो सम्मानित साथियों, जब उसको वो बिल्कुल उसके बाद टूटी सी लकड़ी थी और उसके हाथ ऐसे हिल रहे थे सम्मानित साथियों, तो वो जब बूथ तो वो गई, उसकी जब वोट क्लियर हुई कि हाँ अम्मा आप वोट डाल सकते हो, तो वो जब ऐसे हाथ हिलाती हिलाती गई तो वहां पे जो लोग थे, जो बूथ पे जो बैठे हुए लोग थे, उन्होंने कहा अम्मा तुम्हारा हाथ हिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस वोट को तुम बटन को दबाना चाहते हो, हिलते हिलते तुम्हारा बटन कहीं और ना दब जाए, कहीं तुम्हारा और ना दब जाए। तो साथियों वो उठ करके आए, बूथ के लोग उठ के आने लगे और उसके बाद वो अधिकारी भी, उसने एक तरह से वो साइलेंट फॉर्म में कंसेंट दिया था कि ठीक है आप। तो सम्मानित साथियों, बूढ़ी औरत ने कहा नहीं, मैं अपना वोट खुद डालूंगी। देखिए वोट की इंपॉर्टेंस आप लोग देखिए, नहीं मैं अपना वोट खुद डालूंगी। उसके बाद वो पास में पहुंच गए, बूथ के एजेंट जो लोग थे, जो एजेंट लोग थे, उन्होंने कहा अम्मा चल वोट तुम खुद ही डाल लेना, लेकिन उंगली तो हमको पकड़ने दो, कहीं तुम्हारी उंगली कहीं और ना लग जाए। तब उसने कहा नहीं बेटा, मैं तुम्हें उंगली भी नहीं पकड़ने दूंगी। क्यों? उसने फिर कहा कि अम्मा तुमको दिखाई दे रहा है क्या? बोले हाँ बेटे यही प्रॉब्लम है कि मुझे दिखाई कम दे रहा है, मैं अपना हाथ भी रोक लूंगी लेकिन मुझे यहाँ पर सारी मशीन में धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। बेटा मुझे तू सिर्फ ये बता दे कि हाथी वाला बटन कहाँ है, मुझे सिर्फ हेल्प करनी है। उसको भी उस बूढ़ी औरत ने गौर से देखा और देखने के बाद तब उसने कहा कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी वोट डालना हो, मैं अपनी आखिरी वोट भी अपनी बहन को, बहन मायावती को वोट अपना दे करके मैं साथियों शांति से मरना चाहती हूं। देखिए एक 95 साल की बूढ़ी औरत को देख करके, उसकी बातें सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये इंपॉर्टेंस है किसी के वोट के साथ, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आपको सुबह उठ करके सबसे पहले जाके वोट डालनी है। अब वोट डालने के बाद जो आपने लोगों से बातचीत करी है, सभी समाज के लोगों से, सभी व्याधि के लोगों से, आपको लगता है कोई बूढ़ा आदमी है, कोई बूढ़ी औरत है, उनसे जाकर के बोलो। जो लोग खाना बना रही हैं सुबह सुबह, औरतें महिलाएं खाना बना रही हैं, जो ताश पत्ते खेलते रहते हैं सुबह उठ करके, उनसे बोलो कि भाई ताश पत्ते आप खेल लेना, उस दिन उनको कैडर मत देना। उस दिन ये मत कहना कि कार्ड आपके ताश पत्ते खेलने आपके लिए बेकार है, वो कैडर आप बाद में देना, पहले देना। उस दिन कहना कि आप पत्ते तो आप खेलना लेकिन पहले वोट डाल के आ जाओ। आपको अगर संघर्ष में आपको जीतना है तो आपके पास तलवार नहीं है, बंदूक नहीं है, पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, एकता नहीं है, आपके पास केवल एक ही तरीका है, वो है वोट। वो हर गरीब को बाबा साहब ने दिलाया, हर जाति धर्म बिरादरी के लोगों को बाबा साहब ने दिलाया। और साथियों उनको जाकर के आपको समझाना है कि मेरे भैया आप लोग मेरे कहने से वोट डाल के आओ, बाद में आके आप ताश पत्ता खेल लेना। आपकी टीम निकलेगी, 10-20 लोग की टीम निकलेगी। आप अपने बूथ पे सबसे पहले वोट डालने के बाद आप फ्री हो जाओगे। आपने खाना पहले खा लिया, पानी का घूंट पीना, पानी कभी भर के मत पीना, जितना गला सूखे उतना एक घूंट पी लेना जहां पे आपको मिले, लेकिन पानी को कभी भर के मत पी लेना। पानी भर के पियोगे पेशाब लगेगा, दिक्कत आएगी, आपके 1 मिनट की कीमत होगी। एक एक घूंट पीना जहां भी आपका गला सूखता है, आपको बोलना नहीं है, मेहनत करनी है सम्मानित साथियों। इसलिए आपको सब लोगों को जाके समझाना है कि अगर आपको बदला लेना है इन लोगों से, इस सत्ताधारी लोगों ने जो देश को बर्बाद किया है, अपने बच्चों के रोजगार के लिए आपको काम करना है, तो जाओ बहुजन समाज पार्टी को वोट डाल करके आओ। ये बात आपको सब समाज के लोगों को सम्मानित साथियों समझानी है। वोटर्स को आपको घर से निकालना है, ये साथियों आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और जब आपकी वोट पड़ जाएंगी सारी की सारी सम्मानित साथियों, तो ईवीएम जिस सेंटर पे पहुंचनी है वहां पे आपको पीछे पीछे जाना है। जब तक वो जाकर रूम सील ना हो जाए तब तक आपको पीछे रहना है, उसके साथ साथ उसको आपको फॉलो करना है। तो ये साथियों आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये बातें साथियों हमने आपके बीच में रखी कि आपको इन सभी बातों का साथियों आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथियों आपको कभी विरोध नहीं करना किसी का, आपको अपनी बात समझानी है, विरोध नहीं करना। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, हम लोग आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट दे रहे हैं। अगर राजनीति में सफल होना है, सामाजिक क्षेत्र में सफल होना है,
तो एक बात कान खोल के आप लोग अपने गांठ बांध लीजिए, ये इस राजनीति के सफलता का मूल मंत्र है। आप लोग सम्मानित साथियों समझ सकते हैं, मैं बहुत छोटी सी उम्र में 33 साल की उम्र में राष्ट्रीय पार्टी का उपाध्यक्ष बना, नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय बहन जी ने जो मुझको आशीर्वाद दिया, उसके पीछे कारण था, ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है साथियों, जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। कभी किसी का विरोध मत करना, राजनीति में पार्टी में कभी किसी का विरोध मत करना। कोई जो काम कर रहा है उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। अगर आप विरोध के चक्कर में पड़ गए तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। याद रखना, जो विरोध करता है वो कभी आगे नहीं जा सकता, और जो आगे जाता है वो कभी किसी का विरोध नहीं करता। जो आदमी विरोध में लग जाता है, टांग खिंचाई में लग जाता है, वो आदमी कभी तुमने बड़ा आदमी बनता हुआ नहीं देखा होगा। अगर आपको राजनीति में सफल होना है, पार्टी में मुकाम हासिल करना है, बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो आपको कंट्रोवर्सी से बचना होगा। आपको किसी के विरोध के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। मैं देखता हूं, मैं पहले भी देखता था, अब भी देखता हूं, कंट्रोवर्सी में पड़े रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। इसकी उसमें साथियों, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात है। हम तो अपने की बात कर रहे हैं, हम तो बीएसपी की बात कर रहे हैं। कभी किसी की कंट्रोवर्सी में या किसी के रोकने में, टांग खींचने में कभी आपको नहीं पड़ना है मेरे नौजवान साथियों। मैं उस लाइन को फिर दोहरा करके अपनी बात को आगे लेकर के जाता हूं। जो आगे बढ़ते हैं वो कभी कभी किसी की कंट्रोवर्सी में कभी बुराई नहीं करते, और जो दूसरे का बुरा चाहते हैं, बुराई करते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात को साथियों आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ना है तो आपको किसी की टांग खिंचाई नहीं करनी, आपको किसी का विरोध नहीं करना। उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा, आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन सम्मानित साथियों, फल आदमी को अपने कर्मों का ही मिलता है। इसलिए इस बात को साथियों आप लोगों को ध्यान रखना होगा। हम लोग साथियों अब निष्कर्ष की तरफ जाते हैं। हमने आपको पहले बताया कि किस प्रकार से आपको वोटर के पास जाना है, और नंबर 2 पे हम लोगों ने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको वोटर को टीच करना है, उसको समझाना है, प्यार से समझाना है, उनके लेवल पे आके आपको समझाना है वोट को कैसे डालना है। सबसे पहले आपको अपनी वोट डालनी है, और उसके बाद सम्मानित साथियों फिर आप लोगों को औरों की वोट निकाल के डालनी है। कोई बूढ़ी औरत है, कोई बूढ़ा हमारा बुजुर्ग है, तो उसको साइकिल पे बिठा के ले जाओ, उसको मोटरसाइकिल में बिठा के ले जाओ। एक एक वोट की सम्मानित साथियों बहुत कीमत है। आपको जानकारी होगा कि जब बहन जी का समर्थन लिया था, उसने बीजेपी ने समर्थन ले लिया था उत्तर प्रदेश में, तो आदरणीय बहन जी ने केवल एक वोट से ही बीजेपी की सरकार गिरा दी थी। 2 मिनट पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और 2 मिनट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं रहे थे। ये किसकी थी? एक वोट की। माननीय बहन जी का एक वोट की साथियों ये कीमत है। एक एक वोट की क्या कीमत होती है, ये आपको साथियों निष्कर्ष में आपको मिलेगा। साथियों देखिए साथियों, हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। सन 2012 के अंदर, सन 2012 में 500 से लेके 5000 वोट के अंतर से हम लोग 125 सीट हारे थे। 500 से लेकर के 5000 वोट कम मिलने की वजह से 2012 में हम 125 सीट हार गए थे। सम्मानित साथियों, हमको मिली कितनी थी? 80 सीट। हम 80 सीट जीते थे, और हम 125 वोट, हम 125 सीट एमएलए की सीट केवल इतने अंतर से हार गए थे। उस 80 में अगर आप 125 और जोड़ दो तो पहले से भी ज्यादा सीटें सम्मानित साथियों हमारे पास आ सकती थी। हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार, यानी कि 205 शायद सीटें हमारे पास हो जाती। पिछली बार 2007 में 206 आई थी, तो इसमें 2005 आ जाती। मतलब हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार सम्मानित साथियों हम बना रहे थे। लेकिन क्या केवल 500 से लेके 5000 के वोट से हम लोग हार गए थे। बुलंदशहर जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पे सिकंदराबाद सीट है, वहां पे एक हमारा वकील साथी वहां पे चुनाव लड़ रहे थे, वो केवल 123 वोट से चुनाव हारे थे। सम्मानित साथी, सिकंदराबाद की सीट जो बुलंदशहर में पड़ती है, गढ़ नोएडा के पास है, वो 123 वोट से साथियों चुनाव हारे थे। आप जानते होंगे। तो इसलिए सम्मानित साथियों हमारे पास 300-400 बूथ होते हैं, एक एक बूथ पे 1-1 हजार के आसपास वोट होता है।
तो साथियों अगर एक वोट भी एक बूथ पे पड़ता, 2 वोट एक बूथ पे पड़ते तो हमारे कितने कवर हो जाते। वो कौन लोग हैं एक 2 वोट नहीं डाल पाते हैं, 5 10 वोट हमारे हर बूथ पे रह जाते हैं। वे कौन लोग हैं जो या तो भट्टे पे कहीं बाहर काम कर रहे हैं, कहीं मजदूरी करने के लिए चले गए हैं, या कोई ताश पत्ता खेल रहा है, कोई ये कह रहा है कि मैं पहले जाकर भैंस का चारा लेकर के आ जाऊं, उसके बाद शाम तक का टाइम है आराम से आके डालूंगा। उनको आपको समझाना होगा कि भाई वोट के अंदर बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, उसी के अंदर रोजगार है, उसी के अंदर सम्मान है। तो आप अगर पूरी साल कमाते हो, आप 3 4 साल तक कमाते हो, मुश्किल से साल में आपको 1 2 बार आना पड़ता है, उसी बीच में परिवार से मिल जाना और अपनी वोट को भी डाल करके चले जाना। आपको इस बात को सम्मानित साथियों समझाना होगा। इसी प्रकार से आप लोग प्रत्येक बूथ पे 10 20 वोट आप लोग बढ़ा सकते हो। जो खेती पे करने के लिए जा रहा है, जो वहां पे वो अपनी फसल काटने के लिए जा रहा है, उससे बोलो कि भैया फसल जो है 1 घंटे बाद काट लेना। शुरू में जाओ, जाके उनको लगाओ, उनको लाइन तक छोड़ करके आओ सम्मानित साथियों। उनको दिक्कत ना हो, बीच में लोग मिसगाइड कर देते हैं, लोग उनको मिसगाइड करते हैं, हाँ भाई अब की बार तो वो नहीं जीत रहा, वो जीत रहा है, हवा में वोट भेजाता है। उनको आपको समझाना होगा कि आपको किसी को सुनना ही नहीं है, यारी है, रिश्तेदारी है, दोस्ती है, कुछ भी है, वो वोट डालने के बाद बात करेंगे आपसे। हम आपका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन बाकी बात जो है हम लोग वोट डालने की बात करेंगे। इस बात को साथियों उनको समझाना पड़ेगा। एक वोट की सम्मानित साथियों बहुत कीमत होती है। हमने आपको पहले बताया अगर 1 2 3 3 4 4 प्रत्येक वोट पे अगर प्रत्येक बूथ पे अगर वोट बढ़ जाती तो 4 4 5 5 6 हजार वोट हमारी और आगे बढ़ जाती। अब बढ़ जाने के बाद सम्मानित साथियों हम पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग फिर से बना सकते थे 2012 में भी। तो ये चूक जो है साथियों इसको आपको समझना है। आदरणीय बहन जी ने साथियों उस समय हम उपाध्यक्ष थे तो आदरणीय बहन जी ने एक प्रोग्राम दिया था जो उससे मुझे जानकारी है कि 1 बूथ और 25 यूथ के पास एनर्जी होती है और जो हमारे बड़े पुराने बुजुर्ग होते हैं उनसे हमको अनुभव लेना होता है। तो 1 बूथ और 25 यूथ का कॉन्सेप्ट आदरणीय बहन जी ने दिया था। इसको साथियों समझने की हमको जरूरत है। अगर हमने 25 यूथ अगर हमने तैयार कर लिया, यहाँ 25 लोग हमने तैयार कर लिए 1 बूथ पर, तो सम्मानित साथियों एक परिवार में कम से कम 4 लोग तो एवरेजन होते हैं, 6 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, कहीं 3 भी होते हैं, लेकिन 4 लोग एवरेजन होते हैं। और साथियों अगर ये 4 लोग एक साथ वोट अगर ये परिवार वोट डालता है तो 100 वोट तो इन्हीं हमारे 25 यूथ का हो गया। 25 यूथ का यहाँ पे 100 वोट हो गया। अगर वो 2 परिवार को भी सम्मानित साथियों तैयार करते हैं अपने परिवार को छोड़ करके, क्योंकि उनको काम है, उनको ड्यूटी बताई गई है, तो सम्मानित साथियों इस प्रकार से उनका वोट बढ़ करके 400 हो जाएगा। इसी प्रकार से सम्मानित साथियों कुछ वोट जो कैंडिडेट और पार्टी का भी होता है 50-60 वोट पार्टी का कैंडिडेट का अपना पर्सनल भी होता है। इस प्रकार से 350 से लेकर 400 वोट हम एक बूथ पर सम्मानित साथियों बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं। ये प्लानिंग आदरणीय बहन जी ने हमको दी थी और उसके बाद एक बूथ पर सम्मानित साथियों लगभग अगर 1000 वोट होता है एवरेजन, किसी पे 850 भी होता है, किसी पे 1200 भी होता है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा होता है। उसी प्रकार से आप लोगों की संख्या को आप लोग समझ सकते हो। 25 के साथ वो 2 परिवार के साथ साथ वो जो है फिर वो और ज्यादा परिवार को समझाए, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को समझाए कि इस देश में उन लोगों से नुकसान सबको हो रहा है। तो इस प्रकार से सम्मानित साथियों हमारे पास लगभग 350 से 400 वोट तो इसी प्रकार से बनता है और 3-4 पार्टी साथियों दौड़ में होती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आराम से अपने बूथ को हम लोग बिना कुछ खास प्रयास किए बगैर भी थोड़ा थोड़ा जो हम बहन जी जो बोलती हैं उसके हिसाब से साथियों हम लोग समझें। हमारे यार दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं और जाके आपको दोस्ती होती है आपके अन्य समाजों में, वहां पे जाके समझाओ कि भाई जातिवाद से ऊपर उठ करके देश के हित में आप लोग डिसीजन लो। आदरणीय बहन जी सभी जाति धर्म बिरादरी के लिए काम कर रही हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप अपना बूथ आराम से जीत सकते हैं, आप मजबूत कर सकते हैं अपने बूथ को।
ये प्रोग्राम सम्मानित साथियों हम लोगों ने आपको दिया। और रही बात अब सरकार की, साथियों हमने आपको पहले भी बताया, हम आपको फिर बता रहे हैं सम्मानित साथियों कि हमने यहाँ पे लिखा भी है 2022 में आपकी सरकार फिर से बनेगी, मतलब बीएसपी की सरकार आपकी साथियों फिर से बनेगी। आपको इस बात को, मनोबल को हाई रखना है कि हम लोग चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। एक बात हमने पहले भी बताई थी सम्मानित साथियों, आज फिर बता रहे हैं। एक हम लोग उदाहरण दिया करते थे किसान का, उसको आपको समझना होगा साथियों। ये बात हम लोग यहाँ पे फिर से आपके बीच में रख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिससे बड़ा मनोबल बनता है कि एक किसान, आप लोग किसानी अगर करते हैं जानते हैं, एक किसान अपनी फसल को बोता है, तैयार करता है, ऊपर से ओले पड़ जाते हैं, उसकी फसल खराब हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो फिर से अपनी उसकी जुताई करता है, खेत की बुआई करता है, उसके बाद फसल को निरा करके फिर से तैयार करता है। उसके बाद सम्मानित साथियों अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। पिछली बार ओले पड़े, बाढ़ आई, अगली बार सूखा पड़ गया, वो फसल उसकी फिर खराब हो जाती है। लेकिन वो लोग वो चुप नहीं बैठते हैं, वो फिर से तैयार होते हैं और फिर से साथियों अपनी फसल को तैयार करते हैं। और अगली बार में मान लीजिए उसकी फसल को कोई चोर काट के ले गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो उसके बावजूद भी साथियों वो हिम्मत नहीं हारता है, वो फिर अपना काम उसी पैटर्न पे, उसी प्रोसेस पे वो फिर से शुरू करता है, फिर फसल को तैयार करता है। तो सम्मानित साथियों ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि उसको मालूम है कि भाई फसल ही तो गई है, फसल ही तो गई है, लेकिन जमीन तो मेरे पास है। तो साथियों ठीक उसी प्रकार से आपको समझना होगा। हम एक बार हार गए हैं, हम 2 बार हार गए हैं, हम 3 बार हार गए हैं, अरे हम हारे ही तो हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जैसी नेता तो अभी भी हमारे पास है। हम फिर संघर्ष करेंगे, हम फिर उठेंगे। किसी ने कहा था, अभी जिसका जन्मदिन था नेल्सन मंडेला जी का, उन्होंने एक बात कही थी, ये मत देखो कि मैं कितनी बार गिरा हूं, ये मत देखो मैं कितनी बार गिरा हूं, ये देखो मैं गिर के कितनी बार उठा हूं। ये मत देखो कि मैं कितनी बार गिरा हूं, ये देखो कि मैं गिर के कितनी बार उठा हूं। साथियों ऐसे मोटिवेशनल बातों को आपको समझना होगा, सुनना होगा और उसको साथियों आप लोगों को पढ़ना होगा। ऐसे महापुरुषों को आपको पढ़ करके और सब जन हिताय सब जन सुखाय के आधार पर जो बहुजन समाज पार्टी है उसको आपको सरकार फिर से बनानी होगी। 2022 में आपको सरकार फिर से बनानी होगी। और जहां पे चुनाव है, बिहार में चुनाव है, एमपी में चुनाव है, वहां पर भी सम्मानित साथियों हम लोग अपनी मीटिंग करने के लिए, वहां भी हम लोग जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद साथियों हम लोग आपके बीच में वहां पहुंचेंगे। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, हमने 40 मिनट का आप लोगों से समय लिया था, नेट पूरे 40 मिनट साथियों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं ये आशा उम्मीद करते हुए कि नौजवान साथी इस मूवमेंट में काम करें, बढ़ चढ़ के काम करें। जो नए नए कुकुर मुद्दे निकल रहे हैं उनसे आपको बचना होगा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा, आदरणीय बहन जी को मजबूत करना होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग अपनी वाणी को बयान देते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं अपनी पूरी टीम का, अमित पंत बौद्ध जी का जो इस कैमरे को देख रहे हैं, लैपटॉप को जो है हमारे बात गौतम जी देख रहे हैं। मैं इंजीनियर साहब का ध्यान, मैं इनका सम्मान करता हूं क्योंकि वो बाहर जाके आवाज को चेक कर रहे हैं। हमारे वकील साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं, वो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। इन सभी साथियों का, आप सभी दोस्तों का, सभी का धन्यवाद करते हुए और एक बार आखिर में और अपील करता हूं, जो साथी इसको सुन लेंगे वो उसको शेयर भी करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस पार्टी को मजबूत करने के लिए आप पक्ष में काम करें। मैं अपनी वाणी को बयान देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय बसपा। धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।